हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज के सेशन में प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर हम लेकर चलते हैं, जो कि आपका 2022 का ये प्रश्न पत्र है विज्ञान सैद्धांतिक का। और इसमें केमिस्ट्री के चैप्टर्स जो आपके हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। ओके, तो पहले आप अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन पेपर अभी आएगा, जब आपका एग्जाम होगा, तो उसमें सबसे पहले आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या देखना होता है, सब्जेक्ट का नाम देखना होता है कि क्वेश्चन पेपर आपके पास करेक्ट आया है या नहीं आया है। ठीक है ना? उसके बाद आपको क्या देखना है, टाइम कितना है, उसमें मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो कितने लिखे गए हैं। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस जो आपके हैं उनको आपको अच्छे से फॉलो करना होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में आपके क्या क्या दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि टोटल कितने प्रश्न हैं और कितने प्रश्न उसमें से करने। ठीक है, मोस्टली आपको क्या दिया जाता है कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, यानी कि अनिवार्य है। जैसे इसमें लिखा गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। देयर आर इन ऑल 30 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ओके, और इसके बाद आपको जो भी मार्क्स हैं वो क्वेश्चन के आगे भी बताए जाते हैं और इंस्ट्रक्शंस में भी आपको बताए जाते हैं कि कहां से कहां तक के क्वेश्चंस आपके कितने मार्क्स के। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए नियत अंक उसके सम्मुख दर्शाए गए हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है ये उसके सामने लिखा गया है। कितने मार्क्स का है ये आपको बताएगा कि आंसर आपको कैसा उसका लिखना होगा। समझ रहे हैं ना? यानी कि अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, तो 1 नंबर में आप कितना लिखोगे, या तो एक वर्ड, अगर आपको सिर्फ वर्ड में आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है तो सिर्फ एक वर्ड लिखेंगे, अदरवाइज एक लाइन लिखेंगे। एक लाइन से ज्यादा आप उसमें नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है और आपने उसमें पूरा 8-10 लाइनें लिख दी, इससे कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि एक से ज्यादा अधिक मार्क्स आपको एग्जामिनर दे नहीं पाएंगे। तो आपको उतना ही लिखना है जितना उसमें पूछा गया है, और मार्क्स के अकॉर्डिंग जितने मार्क्स का वो है उस बेसिस पर आपको अपना आंसर लिखना है। ओके, देन यहाँ पर लिखा है प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको विकल्प मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें से एक ऑप्शन आपका क्या होता है, करेक्ट होता है। तो वहां पर भी आप क्या करेंगे, अच्छा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी आएंगे, उसमें आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिखेंगे तो लिखेंगे, अदरवाइज जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आप आंसर नंबर, जैसे अगर नंबर 1 है आपका आंसर, तो आंसर नंबर 1 उत्तर संख्या 1, और उसके आगे ए बी सी डी या क ख ग घ में जो भी आपका विकल्प सही है वो विकल्प आप आगे लिख देंगे। जैसे सपोज इसमें आपका 4th विकल्प आपका करेक्ट होगा, तो आप क्या लिखेंगे, 4th करके और उसके आगे 10 लिख देंगे, जो भी आपका 4th में लिखा गया होगा। तो ऑब्जेक्टिव आप ऐसे करेंगे। अगर आपका ट्रू फॉल्स में कोई आया है तो स्टेटमेंट लिख के उसके आगे ट्रू या फॉल्स लिख देंगे, अदरवाइज आप सीधे ट्रू या फॉल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको आंसर का जो नंबर है उसका जो भी सब नंबर उसको दिया गया है वो आपको करेक्ट लिखना होगा। ठीक है ना? इस तरह से आप लिखेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर फिलअप्स दिए गए हैं तो जो करेक्ट वर्ड आप फिल करेंगे सिर्फ वो भी आप आंसर में लिख सकते हैं, ज्यादा आपको वो नहीं करना है। आंसर शीट में आपका इस तरह से आंसर आएगा, यानी आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर के पास होंगे, वो क्वेश्चन आपका चेक करेंगे, टैली करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा है। बस आपको ये जो क्वेश्चन नंबर है वो वहां पर अपनी आंसर शीट में करेक्ट फिल करना है। ठीक है, तो इसमें जो जो क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री वाले चैप्टर से बने हैं, जो आपके 4 चैप्टर आते हैं केमिस्ट्री के, उनके हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन इसमें आपका आया है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न आपको बता रहा है कि जो भी प्रश्न आगे दिए गए हैं उनमें आपको 4 विकल्प मिलेंगे और उनमें से कोई एक विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा, और वो सही विकल्प आपको बताना है। जैसे यहाँ पर पहला है क, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान संभवतः होगा। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच वैल्यू इज लाइकली टू बी।
ये प्रश्न आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का है, यानी अम्ल क्षार और लवण वाला जो आपका पार्ट है उसमें आपने ये प्रश्न देखा है, जहां पर हमने बहुत अच्छे से एसिड को पढ़ा था, बेस को पढ़ा था, फिर हमने लिटमस पेपर जो कि आपके इंडिकेटर्स के अंदर आते हैं, सूचक जिन्हें कहा जाता है, और सूचक में भी आपने नेचुरल इंडिकेटर यानी कि प्राकृतिक सूचकों की बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने लिटमस को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने लिटमस को पढ़ा था। और वहीं पर हमने बात की थी लाल और नीले लिटमस पेपर की, कि एक लाल लिटमस होता है जो क्षारीय पदार्थों के संपर्क में आने पर नीले में परिवर्तित हो जाता है, और वहीं जो नीला लिटमस होता है वो लाल में परिवर्तित हो जाता है जब अम्लीय पदार्थों के संपर्क में आता है। और अगर लिटमस पेपर ना ही लाल से नीला हो रहा है या नीले से लाल हो रहा है, दोनों लिटमस के संपर्क में आने पर कोई लिटमस पेपर में आपको प्रभाव नहीं दिखता है, यानी कि आपको वो जो दिया गया पदार्थ है वो उदासीन प्रकृति का होगा, या विलयन जो है उसकी प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर क्या है कि विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, जो रेड लिटमस पेपर है वो आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है उसका कलर, तो उसका पीएच मान कितना हो। ठीक है ना, तो पीएच मान आपका 1 to 14 आप एक स्केल लेके चलते हैं, और स्केल में आपने क्या बोला, 14 तक का जो स्केल है, 7 बीच में उदासीन आता है। ठीक है ना, उदासीन विलयन जो होता है उनका पीएच 7 होता है। 7 से अधिक जिसका पीएच मान होगा वो क्षारीय होते हैं, और 7 से कम जिनका पीएच मान होता है वो सारे आपके क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है, बोला है लाल लिटमस नीला हो जाता है, तो लाल लिटमस क्षार के कारण नीला होता है, तो क्षार का पीएच 7 से अधिक, तो 7 से अधिक इनमें से कौन सा है, फोर्थ वाला है 10, तो यानी कि जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है ना, इस तरह से आपने इसको देखा। एक और है आपका ख, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर जिसे आप कहते हैं, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है, केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और आपको पता है केमिकल नेम हमने सारे सॉल्ट्स के, केमिकल कंपाउंड्स के देखे थे, CaOCl2, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री से जो आया है, निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। यानी सूर्य से जो पराबैंगनी विकिरण आते हैं अर्थ पे, या आपके अर्थ है यहाँ सपोज सूर्य है कहीं, उससे सनलाइट जो आती है अल्ट्रावायलेट रेज होती है, तो पृथ्वी के बाहर एक आवरण होता है गैस का जो उन पराबैंगनी किरणों को आने नहीं देता है, यूवी रेडिएशन को नहीं पहुंचने देता है। तो आप किसकी बात करते हैं, ओजोन की बात करते हैं, ओजोन O3 भी जिसे कहा जाता है, जब ऑक्सीजन के 3 परमाणु वहां पर उपस्थित होते हैं उसको ओजोन कहा जाता है। वही क्या करता है, ओजोन परत की भी बात आप लोग करते हैं, तो वो ओजोन परत वही है, ओजोन गैस है बेसिकली, जो क्या कर रही है, पृथ्वी को बचा रही है उन अल्ट्रावायलेट रेज से जो कि हानिकारक है। ठीक है ना, सेकेंड है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जहां पर विस्थापन तो होता है लेकिन 2 बार विस्थापन देखने को मिलता है। बेसिकली आप क्या कहते हैं, 2 कंपाउंड होंगे, वो कंपाउंड अपने आयंस में कन्वर्ट होंगे और उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा, आयनों के विनिमय से आपको नए कंपाउंड बनते हुए दिखेंगे, इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इस प्रश्न में आपको सिर्फ एक उदाहरण देना है, तो जो अवक्षेपण अभिक्रिया में भी आपका उदाहरण आता है वो वाला उदाहरण आप यहाँ पर दे सकते हैं। देन प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए तथा इसके 2 उपयोग भी बताने। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता है जब जल के साथ अभिक्रिया करता है CaSO4 0.5 H2O आपका होता है, देन उसमें 1.5 H2O आप ऐड करते हैं, यानी जल उसके साथ जोड़ा जा रहा है तो 2 H2O हो जाता है, CaSO4 0.2 H2O, वो क्या होता है, जिप्सम। तो यानी जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिप्सम बनाएगा। उपयोग क्या थे प्लास्टर ऑफ पेरिस के, आपने बोला स्टैच्यू बनाने में यूज किया जाता है, जो मूर्तियां होती है उनको बनाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा कभी फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है बोन में तो उसको सपोर्ट के लिए एक हार्ड जो आप मटेरियल यूज करते हुए देखते हैं तो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है, प्लास्टर कास्ट भी जिसे कहा जाता है। तो ये इसके उपयोग हो गए। इन अभिक्रियाओं के लिए जो समीकरण यहाँ पर दी गई है इनको संतुलित करना है। पहला है आयन का वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, दूसरा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, इनको बैलेंस करना है आपको। तो बैलेंसिंग सिखाया गया है कि कैसे बैलेंस करना होता है। इसके अलावा आपका
ये प्रश्न कुछ आपके चैप्टर क्योंकि अब हट गए हैं तो आपको वो वाले नहीं देखने हैं। देन 17th क्वेश्चन आपका सहसंयोजी आबंध से आप क्या समझते हैं? मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो सहसंयोजी आबंध क्या है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण दो परमाणु हैं और उनके बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है। उस इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के कारण जो बंध बनता है उसे ही सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। 3 प्रकार के सहसंयोजी आबंध मैंने आपको बताए थे, यानी कोवेलेंट बॉन्ड जिन्हें कहा जाता है। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यानी एकल सहसंयोजी आबंध, डबल कोवेलेंट बॉन्ड द्विसहसंयोजी आबंध, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यानी त्रिसहसंयोजी आबंध। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना CH4 जहां पर एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगली बॉन्डेड है, एकल सहसंयोजी आबंध बना रहा है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है। ठीक है ना? तो उसके लिए आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। सारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं हमने देखी थी अलग अलग कंपाउंड्स की। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिक बनते कैसे हैं? पहले एटम अपने आयंस डेवलप करता है या अपने आयन में कन्वर्ट हो जाता है और आयनों के बीच में बंध बनता है क्योंकि वहां पर प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाए जाते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। इसीलिए उनके गलनांक यानी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? हाई है, उच्च है। ठीक है ना? एक ऐसी अधातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो कमरे के ताप पर अधातु जो है वो ब्रोमीन है आपकी, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड आपके क्या है? ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड है। जनरली धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो क्षार आपका अम्ल से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनाएगा, ये आपको पता होता है। लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल के साथ तो अभिक्रिया कर ही रहे हैं, लेकिन वो क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेंगे तब भी लवण और जल दे देते हैं। तो ऐसे धातु के ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। जहां पर आप जिंक की बात करते हैं, एल्यूमिनियम की बात करते हैं, इन सभी के जो ऑक्साइड बनते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ओके, इनके आंसर्स मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अभी सिर्फ आप क्वेश्चन पेपर एक बार अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? वाई द ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। यानी आपने चिप्स वगैरह के पैकेट्स देखे होंगे जिनमें आपको एक गैस भरी हुई लगती है, वो गैस नाइट्रोजन गैस होती है। क्योंकि जो आपका तेल और वसा की बात कर रहे हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वहां पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, उनका उपचयन हो जाता है। तो उस उपचयन को रोकने के लिए एक कम अभिक्रियाशील गैस को वहां पर रखा जाता है जो कि नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन उसका उपचयन होने से बेसिकली क्या कर रही है? उस खाद्य पदार्थ को विकृत गंधी यानी रैंसिड होने से बचा रही है। तो इसीलिए आप नाइट्रोजन का उपयोग या वहां पर नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसे कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? जहां पर अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसी को आप उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन HCl आपका आपस में अभिक्रिया करते हैं और जिसके बाद क्या बनता है? आपका NaCl एक सॉल्ट है और दूसरा आपका H2O बनता है जो कि जल है। यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसके अलावा आपका कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम, तो 3 अपर रूप आपने यहाँ पर पढ़े कार्बन के, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया एंड फुलरिन हो गया। तो इनमें से कोई भी 2 आप नाम लिख सकते हैं। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? वाई सोडियम मेटल केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। तो क्योंकि सोडियम अभिक्रियाशीलता जब हम पढ़ रहे थे तो पोटेशियम के बाद आपकी सोडियम सेकेंड मोस्ट आप कह सकते हो रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। तो ये अगर खुले में छोड़ दी जाए हवा और जल के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो इसी कारणवश, क्योंकि ये इससे दुर्घटना हो सकती है, किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाएगा? सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी आपकी धातुओं के लिए बेसिकली आपने यूज की थी जब आप धातुओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पर उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में उनको रखा गया है, यही सक्रियता श्रेणी है। और इसके अलावा क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखनी है, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ, जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करेंगे तो वहां पर आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बनती है, वाटर भी बनता है साथ में। रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो रेडॉक्स में रेड यानी डिडक्शन,
ऑक्स यानी कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ चलता है, यानी उपचयन और अपचयन एक साथ होता है। ऑक्सीजन जुड़ भी रही है और आपका हाइड्रोजन भी जुड़ रही है, आप बोल सकते हैं, या ऑक्सीजन हट रही है हाइड्रोजन भी हट रही है। अगर ऐसा कुछ चल रहा है एक ही अभिक्रिया में तो उसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। दो मार्क्स का 2 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका, तो 1 नंबर में आप समझाएंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है और 1 नंबर में आप उसका उदाहरण देंगे। तो कोई भी, बहुत सारे उदाहरण आपने पढ़े, उनमें से कोई भी एक उदाहरण आप ले सकते हैं। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे जो केमिस्ट्री वाले पोर्शन से आए थे। अभी हम आंसर्स की बात करते हैं। 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होने की संभावना है। इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जब हम 2023 का प्रश्न पत्र कर रहे थे वहां भी ऐसा एक कुछ क्वेश्चन आया था, तो वही सेम क्वेश्चन, सेम तो नहीं आएगा कि 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता। प्रश्न ये भी आ सकता है ना कि नीले लिटमस को लाल कर रहा है, तब आप क्या करेंगे। तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। सबसे पहले क्या बोला है, लाल जो है वो नीले में परिवर्तित हो रहा है। क्या कहा मैंने, लाल लिटमस जो है वो नीले में परिवर्तित हो रहा है। और लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कौन करते हैं, क्षार करते हैं, ठीक है ना। और क्षार कर रहे हैं जिनका पीएच जो है, पीएच है 7 से अधिक, ठीक है। क्या लिखेंगे, इनका पीएच है 7 से अधिक, ये आपको पता है, ठीक है। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, दूसरा हम कह रहे हैं कि नीले को लाल में परिवर्तित कौन कर रहे हैं, जो अम्लीय प्रकृति के होंगे, ठीक है, अम्ल होंगे, और इनका पीएच होता है 7 से कम, ठीक है। तीसरे प्रकार के आपने पढ़े जो लाल और नीले को प्रभावित नहीं करते, कोई प्रभाव नहीं दिखाएंगे, और इनका पीएच होता है 7, ठीक है। ये कैसे विलयन है, ये उदासीन है। अब मुझे बताइए क्या होगा, विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस को नीला कौन कर रहा है, क्षार कर रहा है आपके यहाँ, कोई बेस होगा, ठीक है, बेसिक कोई सोल्यूशन होगा आपका जो लाल लिटमस पेपर पे डाल रहे हो आप, तो वो नीले में बदल रहा है, ठीक है, उसका रंग नीला हो जा रहा है, तो उसका पीएच 7 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी आपके पास 4 ऑप्शन थे उनमें 7 से अधिक एक ही का था जो कि 10 था, तो आप डायरेक्ट पीएच मान होने की संभावना क्या है, 7 से अधिक। तो 7 से अधिक कुछ भी होता है, 7.1 से लेकर के और 14 तक आपका कुछ भी पीएच मान आ सकता है, क्लियर है। तो ये आपका पीएच के बारे में हो गया, और उसके अलावा किसके बारे में हो गया, लिटमस के बारे में हो गया, ठीक है। ये लाल और नीला हम किसकी बात कर रहे हैं, लिटमस की बात कर रहे हैं, ओके। अगर लाल नीले में परिवर्तित हो रहा है तो क्षार है, लेकिन मैंने आपको पूछा कि अगर लाल में आप लाल लिटमस पेपर पे आप अम्ल को किसी को डाल रहे हो तो क्या होगा, तो वो कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा। मैंने क्या बताया था आपको, आप दोनों पेपर लेके चल रहे हो, चाहे आप एसिड की बात कर रहे हैं या बेस की बात कर रहे हैं, तो वो किसी एक ही कलर के साथ कलर चेंज शो कर रहा है, ठीक है ना। अगर वो लाल को नीला कर रहा है तो सेम टाइम वो नीले पर कोई प्रभाव नहीं दिखा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए आपको एक पॉइंट याद रखना है कि क्षार जो होते हैं वो लाल को नीले में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक उसका विपरीत आपका अम्ल में हो जाएगा कि अम्ल नीले को लाल बनाएगा, और वहीं जो अम्ल है आपके वो लाल पर कोई प्रभाव नहीं देंगे, और जो क्षार है आपके वो नीले पर कोई प्रभाव नहीं दे रहे थे। तो इस प्रकार से आप इसको याद करेंगे, साथ ही पीएच वैल्यू इनकी याद कर लेंगे। और पीएच वैल्यू बहुत आसान है, 7 है तो उदासीन है, यानी कि जैसे आप पानी की बात करते हैं, अगर शुद्ध आपका जल है तो 7 उसका पीएच मान होता है, उसमें आप दोनों लिटमस पेपर डाल के देखेंगे कोई प्रभाव नहीं होगा, लाल लाल ही रहेगा, नीला भी नीला ही रहेगा, जो उदासीन विलयन होते हैं। अगर उनकी क्षारीय प्रकृति हो जाएगी तो पीएच 7 से अधिक चला जाएगा। जैसे आप ब्लड की बात करते हैं, जो रक्त होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, यानी बहुत कम क्षारीय होता है, तो 7 पॉइंट समथिंग उसका पीएच मान आता है, ठीक है। वहीं 7 से अगर कम है तो वो अम्लीय है, और अगर 7 से बहुत कम मान आ रहा है तो दुर्बल अम्ल है। मैंने क्या बोला था, अगर आप 1, 7 और 14 की बात कर रहे हैं, यहाँ कहीं 13 होगा, यहाँ कहीं 12 होगा, यहाँ कहीं 6 होगा, यहाँ कहीं 5 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से स्केल होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस प्रकार का होगा। अगर किसी का पीएच मान 13 है तो ये क्या है, ये प्रबल क्षार की श्रेणी में आएगा, ठीक है। इसके कंपैरिजन में यहाँ कहीं 8 होगा तो वो 8 क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार हो जाएगा,
ठीक है, तो यानी जिसका पीएच मान जितना अधिक है, जिसका पीएच मान जितना अधिक है वो उतना क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ कहीं 2, 3, अब देखो अम्ल ये भी है, 6 वाला भी अम्ल की श्रेणी में आएगा यश, और 2 वाला भी किसकी श्रेणी में आएगा, अम्ल की श्रेणी में आएगा। लेकिन जब हम 6 की बात करेंगे ये दुर्बल अम्ल होगा, क्या होगा, दुर्बल अम्ल। ठीक है, और यहां जिसका पीएच मान बहुत कम है वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, तो इससे क्या बात निकल के आई, इससे यह बात निकली कि जिसका पीएच मान जितना कम है वो उतना प्रबल अम्ल होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसका पीएच मान जितना अधिक है वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एल्कली होगा। इस तरह से आप उसको पढ़ेंगे। क्लियर है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा अम्ल क्षार के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बोला है जो कि होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इस प्रकार से विरंजक चूर्ण इसको कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, और अगर ये तो रासायनिक सूत्र हो गया, अगर नाम की बात करेंगे रासायनिक नाम तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो जाएगा। क्लियर है, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या बताया था मैंने आपको, इसमें केमिस्ट्री वाला पोर्शन लेके चल रहे हैं। कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है। देखो O3 लिखा गया है ना, तो O3 इस प्रकार से लिखेंगे इसे। तो ऑक्सीजन के कितने, 3 एटम है वहां पर, यानी कि 3 परमाणु है। 3 परमाणु से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में, इतनी कम मात्रा में पाई जाती है आपकी, और यही क्या करती है, अर्थ को उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। ठीक है ना, ओजोन क्षरण भी आपके पास एक पॉइंट आता है जहां पर ओजोन का क्या होता है, ह्रास होता है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस संतुलित करना मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसको आप एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करेंगे। एलएमएस पे आपके प्रीवियस लेक्चर्स होंगे, जब भी टाइम मिलता है तो उनको देख लिया कीजिए। और यहाँ पर आपको आयन की H2O के साथ रिएक्शन होते हुए दिख रही है, जहाँ पे आयन का ऑक्साइड बन रहा है, साथ में H2O बन रही है, इसको बैलेंस करना है। तो ये जो बोर्ड में लिखा गया है ये बैलेंस्ड इक्वेशन यानी संतुलित समीकरण ये आपको बताई गई है। दूसरा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर आपका Na2SO4 और H2O बन रहा है साथ में, ये भी आपको बैलेंस करके यहाँ पर दी गई है इक्वेशन। ऐसी ही बहुत सारी इक्वेशन जितनी भी आपकी बुक्स में है उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग। ठीक है, आपको आज करना क्या है, एक तो ये पीएच वाले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना है, पीएच और लिटमस वाला। ठीक है, जितनी भी आपको के बुक में लिखा गया होगा, 7th में भी आपका ये एसिड बेस वाला चैप्टर है, वहां से भी थोड़ा समझ लेंगे। बाकी आपने नोट्स बनाए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। पीएच और लिटमस क्लियर हो जाएगा। जितने भी आपके पास केमिकल कंपाउंड्स हैं, रासायनिक यौगिक हैं, सॉल्ट्स मैंने आपको बताए हैं अलग अलग, उन सभी के आप नाम लिख लेंगे, उनके कॉमन नेम क्या होता है वो लिख लेंगे, यानी सामान्य भाषा में आप उसको क्या कहते हैं। जैसे आप ब्लीचिंग पाउडर कह रहे हो तो ये सामान्य भाषा में कह रहे हो, उसका रासायनिक नाम मैंने आपको क्या बोला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। दूसरा सूत्र, सूत्र क्या होता है, सूत्र समझते हैं ना, फॉर्मूला जिसे कहते हैं, जहां पर सिंबल से आप उसको रिप्रेजेंट करें, यानी प्रतीकों के द्वारा आप उसका निरूपण कर रहे हैं। ठीक है, वो सूत्र हो गया। तो सूत्र में और नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। जब सूत्र की बात करेंगे तो इन सिंबल्स के थ्रू आपने रिप्रेजेंट करना है। जैसे कैल्शियम के लिए Ca लिख रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए H लिख रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए O लिख रहे हैं, तो ये सब किस में आएगा, ये सूत्र में आएगा। लेकिन जब नाम बोलेंगे तो प्रॉपर आप उसका नाम लिखेंगे कि हाइड्रोजन आपने लिखा है। ठीक है ना, इसके अलावा ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है एक ओजोन वाला, और ये वाला जो, ठीक है, जितनी भी रासायनिक समीकरण आपकी बुक में है, चाहे वो एग्जाम्पल में है या फिर आपके क्वेश्चंस जो आप लास्ट में बनते हैं उनमें है, उन सभी की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से आपको बैलेंस करना है इक्वेशन। ओके, ये भी आपका जरूर है। क्लियर है, चलिए बताइए आज का सेशन सभी को समझ में आया, हैंड रेज करो जितना हमने किया। ठीक है, वेरी गुड। अगर ये आपको चाहिए होंगे क्वेश्चंस के आंसर तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, और बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे।
आज के इस सेशन में जीआईसी गैरखेत से यश ने और जीआईसी मधुपुर से प्रियंका ने बहुत अच्छे से आंसर किया और सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से क्लास अटेंड की है। इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहेंगे और इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में आपका अपना कंटिन्यू करेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।